राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, बांके बिहारी जी के स्थान पर कौन नहीं जाना चाहता, कौन नहीं चाहता कि उनको वहां पर अपना मकान मिल जाए या फिर कौन नहीं चाहता कि वहां पर वह अपनी प्रॉपर्टी खरीद ले। हर किसी के मन में बस यही इच्छा होती है कि बांके बिहारी जी के चरणों में स्थान मिल जाए, उनके पास रहने का एक मौका मिल जाए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि कैसे वहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किस तरीके से किन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होती है, किन बातों को आप ध्यान में रखते हुए वहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ ही आप ये जान पाते हैं कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या में किन चीजों को ऐड कर सकते हैं कि आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, खुद को एनर्जेटिक रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं, खुद को तरोताजा रख सकते हैं, कैसे अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं और आज भी ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कुछ खास मेहमान। तो चलिए आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं यहाँ पर जो यहाँ मौजूद होते हैं हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट उत्रेजा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, राधे राधे जी। तो मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र उत्रेजा जी जो हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, जो कि आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाते हैं ताकि आप सतर्क हो सकें, ये जान सके कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होती है और कैसे आप वृंदावन में अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उस सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ एक बार और स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रेणु अरोड़ा जी। स्वागत है आपका मैम एक बार फिर से कार्यक्रम में। राधे राधे। तो दर्शकों, आज आपको ढेरों जानकारियां मिलने वाली हैं, आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। इसके साथ ही एक जानकारी आपको और देना चाहूंगी, यदि आप वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबरों पर अपने सवाल भेज सकते हैं और अपने सवालों के जवाब कार्यक्रम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही यदि आप ये कप प्राप्त करना चाहते हैं, फ्री आपको गिफ्ट किया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये कप वृंदावन प्रेमियों को गिफ्ट किया जाएगा, उनकी फोटो के साथ। उनकी फोटो इस पर लगाई जाएगी जो लोग जो है कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या फिर वृंदावन प्रेमी है, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो वह अपनी फोटोज भेज सकते हैं और इस कप को प्राप्त कर सकते हैं अपनी फोटो के साथ। अन्य प्रकार की जानकारियों के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर, आपसे हम ढेरों जानकारियां लेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि आप हमेशा हर कार्यक्रम में हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं, जानकारियां उनको देते हैं, उसके बारे में तो हम आपसे जानेंगे ही। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वृंदावन भूमि जिसके कण कण में भगवान का वास है, वहां पर तमाम प्रकार के मंदिर है, लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर की ऐसी क्या खास बात है कि लोगों का आकर्षण वहीं की ओर जाता है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और इसका बहुत ही सुंदर जवाब है। वो जवाब ये है कि बांके बिहारी मंदिर जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हर बीमारी का इलाज होता है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो धन से संबंधित है। तो वृंदावन के बारे में, बिहारी जी के दर्शनों के बारे में, मंदिर के बारे में एक ही बात कही जाती है, तन दुखी वृंदावन, मन दुखी वृंदावन, धन दुखी वृंदावन। तो सुख में भी और दुख में भी हर जगह वृंदावन वृंदावन वृंदावन। वृंदावन मतलब बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर के अंदर एक हरिदास जी की जो वंशज आज बांके बिहारी की जो प्रतिमा है, जो विग्रह रूप है श्री कृष्ण और राधा जी का, इसकी बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे हर एपिसोड में आपको बताता रहा हूँ। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि वृंदावन मतलब प्रेम, प्रेम की नगरी। बांके बिहारी जी मतलब प्रेम, जिसको प्रेम करना है, प्रेम चाहिए, प्रेम प्यार से ही सारी चीज़ें अपना जीवन को गुजारना है, वो वृंदावन आते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। और बांके बिहारी जी मंदिर, जैसे आपने कहा, क्यों अलग हैं बाकी सब जगहों से? यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें, अगर आते भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, आप अपनी गाड़ियों में आते हैं, दर्शन करते चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको शायद पता भी ना हो। वहाँ पर एक दुनिया का ये पहला मंदिर है जहाँ पर कोई भी घंटी नहीं लगी हुई। दुनिया के सारे मंदिरों में, हिंदू धर्म के मंदिरों में आपको घंटियाँ लगी मिलती हैं।
क्या कभी आपने सोचा इस बात को कि वे क्यों नहीं वहाँ पर घंटी? वो इसलिए नहीं है क्योंकि बांके बिहारी जी खुद चाहते हैं कि हर आदमी राधे राधे बोले। वो राधे राधे की जो ध्वनि है वो सुनना चाहते हैं, वो सुनाना चाहते हैं, इसलिए हम हर शो में राधे राधे बोलते हैं, सारी दुनिया राधे राधे बोलती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो प्रेम के दीवाने हैं, राधा जी के दीवाने हैं, वो खुद चाहते हैं कि हर आदमी राधे राधे बोले। घंटियाँ बजाना या राधे राधे बोलना एक ही बात समझी जाती है, इसलिए उस मंदिर में देखिए घंटी भी नहीं है। और दूसरी आपने उसकी खास बात देखी होगी कि जब भी हम दर्शन करने जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका पर्दा जो है हटाया जाता है, लगाया जाता है, हटाया जाता है, लगाया जाता है। ये क्यों है कि वो इतने मनमोहक हैं, इतने मनमोहक हैं, आपको मोह लेते हैं और आपके प्यार में वो अपना स्थान छोड़ के चले जाते हैं और वृंदावन सूना हो जाता है। ऐसा 2 बार हो चुका है कि सैलानी आए, उन्होंने अपना दुखड़ा रोया, उनसे अपनी बातें करी, उनको आंखों में बसाया और बसा करके लेके चले गए, इसलिए कि आप एक टक नज़र से उसको लंबे समय तक देख ना पाएँ। हमारे बिहारी जी हमारे मंदिर में, हमारे वृंदावन में ही रहें, आप उसको ले ना जा पाएँ तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उनका जो पर्दा है वो हटा जाता है। और तीसरी जो बहुत ख़ास बात है, जब बिहारी जी के मंदिर में आप दर्शन करने जाते हैं, आप मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, किसी भी कोने में, तो आपको लगेगा वो आपको देख रहे हैं। आपको कभी भी ऐसे नहीं लगेगा वो तिरछी नज़र से देख रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा वो सीधा आपको देख रहे हैं। आप राइट साइड पे खड़े हो जाइए, दूर खड़े हो जाइए, पीछे खड़े हो जाइए, तो आप उनको और वो आपको इस तरह से देख रहे होते हैं जैसे फेस टू फेस देख रहे हैं। और आप उनकी आंखों में आंखें डाल करके, अगर आपके कोई भी दुख हैं और आपने आंखों में आंखें डाल करके उनको अपने दुख बता दिए और 2 आंसू बहा दिए, आप मंदिर के बाहर आएंगे, उससे पहले ही आपकी सुनवाई हो चुकी होगी। ये बांके बिहारी मंदिर है और जो रेगुलर जाते हैं, मानते हैं, समझते हैं, उन्हों के साथ अगर उनके साथ आप बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो अपने जीवन की 100 ऐसी घटनाएं बताएंगे जो उनके साथ जब भी परेशानियां आई, दुख आए, उन्होंने उनको बोला और मंदिर से बाहर निकलते ही उनकी परेशानियां दूर हो गई। और यहाँ पर जो मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे बंदर हैं। पूरी दुनिया में ऐसे बंदर नहीं होंगे जो लोगों का चश्मा खींचते होंगे, यहाँ चश्मा खींच दिया जाता है। चश्मा खींचने का एक क्या मतलब है? वो एक इंडिकेशन है, वो आपको बता रहे हैं कि पूरी दुनिया को जिस चश्मे से देखते हो, वृंदावन आकर के आप उस चश्मे से मत देखो। यहाँ वृंदावन में जो प्यार है उसको देखो, वृंदावन की पवित्रता को देखो। कई बार तीर्थयात्री आते हैं, बोलते हैं यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर कूड़ा है, यहाँ जमुना जी साफ़ नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है। आप इस चश्मे को उतार दो, बंदर आपको ये बता रहा है कि चश्मे को उतार के फेंक दो, रख दो, अपनी आंखों से उस दुनिया को देखो जो वृंदावन है, जो इतनी पवित्र नगरी है, जहाँ इतना पॉजिटिविटी है। अपने उस प्रेम को, प्रेम भाव की आंखों से उसको देखो। ऐसी प्रेम की निगाहों से जब आप वृंदावन में जाकर के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करते हैं तो आप उनके और वो आपके हो जाते हैं। आप उनकी तरफ 2 कदम चलेंगे तो 10 कदम आपकी तरफ आते हैं। ये बांके बिहारी मंदिर जी का खास बात है। जी बिल्कुल। और आपने जिस तरीके से बताया, मैं भी आपकी बातें सुन के मंत्रमुग्ध हो गई। इस टाइम पर ऐसा लगा कि जैसे बांके बिहारी जी हमारे साथ ही हैं और अपना आशीर्वाद हम लोगों को दे रहे हैं। और लोगों को सुनकर भी जानकारी ये सारी प्राप्त करने के बाद भी बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ये जो जानकारी आपने दी है बहुत कम लोग जानते हैं इन सब बातों के बारे में, क्योंकि वहाँ की लीलाएं ही ऐसी हैं। कोई निधिवन के बारे में जानना चाहता है, कोई मंदिर के बारे में जानना चाहता है, कोई कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में जानना चाहता है, लेकिन ये जो आपने बातें बताई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको सुनकर मेरे मन को भी बहुत अच्छा लगा। तो अगर हम बात करें लोगों के सवालों की, तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि अगर हम प्रॉपर्टी खरीदें तो वृंदावन में खरीदें, क्योंकि जैसे आपने बताया इसके बाद तो उम्मीद करती हूँ और लोगों के अंदर इच्छा जागृत हो गई होगी। तो अब एक सवाल आता है कि इतने बड़े वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदें तो कहाँ खरीदें? देखिए, मैंने पहले आपको कई बार अपने शो में बताया कि प्रॉपर्टी खरीदते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत कहाँ पर है। हम प्रेजेंट अभी के लिए ले रहे हैं तो उस हिसाब से सोचते हैं, फ्यूचर के लिए ले रहे हैं तो उस हिसाब से सोचते हैं। तो प्रॉपर्टी को एक खरीदना का जो एक तरीका है उसको हर जगह जैसे यूज़ होता है समझा जाता है, इस तरह से वृंदावन में भी है। हमें प्रॉपर्टी कभी भी खरीदनी हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें कुछ एक तरीका होता है, उस तरीके से जाना चाहिए। हमें कुछ प्रॉपर्टियों को देखना चाहिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्सों में जाना चाहिए, उनके जो एमिनिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए, उनकी जो फैसिलिटी है उनको देखना चाहिए, उनके जो साइजेज़ हैं उनको देखना चाहिए, उनके जो रेट्स हैं उनको देखना चाहिए, और फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट जो डिलीवर उन्होंने करे हैं उनकी क्या इस समय देखरेख हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, उसकी तरफ भी जरूर जाना चाहिए। एक पार्ट होता है फिजिकली हम जा कर के प्रोजेक्टों को देखते हैं,
और उनके डेवलपर के ऑफिस जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में उनकी एक प्रॉपर्टी जो उन्होंने परचेज करी होती है उसकी एक पूरी चेन होती है, उसको हम थॉरोली देखते हैं। और साथ साथ जो पेपर्स हैं, अलॉटमेंट हैं, अलॉटमेंट के अलावा हम लोग जो भी उसका बुकिंग अमाउंट है, उसका बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, उसको पढ़ते हैं। उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको थॉरोली रीड करते हैं। उसमें अगर हमें कोई डाउट लगता है तो हम उनके साथ बैठ के उसकी क्लियरिटी लेते हैं। फिर जा कर के हमें जो प्रॉपर्टी पसंद आती है तो हम उस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। और डेवलपर के ऑफिस में जा कर के उनसे बात करके, उनसे डिस्कस करके कोई भी चीज़ अगर आप फाइनल करते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि वृंदावन में कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि वृंदावन के सभी प्रोजेक्ट्स, सभी डेवलपर्स जो नेशनल लेवल के हैं चाहे वो लोकल लेवल के हैं, अपने आप में बहुत अच्छी तरीके से सबको डीलिंग करते हैं। क्योंकि वो जो पवित्र नगरी है, उन सब का मोटिव यही होता है कि जो भी सैलानी आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर बसना चाहते हैं, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दें, अच्छी अच्छी एमिनिटीज़ लाएं। और जो भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं वो हमेशा पुराने प्रोजेक्टों से कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं। जी जी। क्योंकि उसमें उतनी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उतने ही लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लगे होते हैं और उतने ही उसके सिस्टम होते हैं। जैसे कि आजकल की जो प्रॉपर्टियाँ वहाँ पर आ रही हैं, उन प्रॉपर्टियों में हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, खुला वातावरण चाहिए, कंजस्टेड एरिया से बाहर निकल के हम आना चाहते हैं, वाइड रोड चाहिए, ग्रीनरी चाहिए। जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट का नाम लूँगा जिसका नाम है हाईटेक सिटी, सन सिटी अनंतम। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब 38% ओनली हमारा रेजिडेंशियल है और बाकी सारी चीज़ें अदर चीज़ों में है। जबकि हम और वृंदावन के प्रोजेक्टों की बात करें और चीज़ों का डिस्कशन करें तो वहाँ पर हमारा 60% हमारा जो एरिया होता है जो रेजिडेंशियल होता है और 40% अदर चीज़ें होती हैं। तो जिस तरह से मैंने सन सिटी अनंतम का नाम लिया कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चीज़ें, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें अलग अलग तरह की पॉजिटिविटी है। मतलब कहने का ये है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारी जो ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं और चूज़ करके उन प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मकान ले बना के रह सकते हैं और फ्यूचर की कोई प्लानिंग है तो उस पर भी कर सकते हैं। तो वृंदावन के सभी प्रोजेक्ट्स तकरीबन बहुत अच्छे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि कोई अच्छा है, कोई बहुत अच्छा है, कोई सबसे अच्छा है। तो आपकी ज़रूरत के अनुसार जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको चूज़ कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, ले सकते हैं और छोटे से वृंदावन के अंदर आशियाना बना सकते हैं और अपनी हेल्थ को, वेल्थ को, मानसिक शारीरिक रूप से आप हर तरह से उसको अपना मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। हम आपसे और भी जानकारी लेना चाहते हैं क्योंकि जितनी जानकारी लो उतनी कम होती है, लेकिन समय सीमित होता है हमारे पास। तो हम आपसे अगले एपिसोड में और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन फिलहाल जितनी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को आज दी और आप यहाँ पर आते हैं, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को देते हैं, ढेरों जानकारियां उन तक पहुंचाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब लेकर चलते हैं आपको डेवलपर्स के पास, मिलवाते हैं आपको उनसे और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। वृंदावन की महिमा राधा रानी की महिमा है। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम रात का गाऊं, जो रज शिव संकातित याचत, सोई रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो ये राधा रानी का यह विशेष महत्व है, राधा रानी की विशेष पूजा है, रज के यह विशेष महत्व है। 3 चीज प्रमुख है, वृंदावन की रज, यमुना महारानी और राधा रानी, तीनों ही हमारी प्रमुख आराध्य देवी हैं। रज से ही वृंदावन का संबंध है, वृंदावन वास का संबंध है। और रज का यह वृंदावन प्रत्यजम मावेकम शरणम ब्रजा, वृंदावन को तज के मैं एक पग भी कहीं बाहर नहीं जाता है। श्री कृष्ण ने इस प्रकार से बार बार उद्घोष किया है। तो वृंदावन को त्यागना वृंदावन की महिमा का विशेष वास है। हम लोग ब्राह्मण परिवार, तीर्थ पुरोहित परिवार से हैं। लोगों की ये जब अपेक्षा हुई कि वृंदावन में वास करें, किस तरह से ये सुविधा उपलब्ध हमारे लिए हो, तो हमने ये काम शुरुआत की। और ये काम की शुरुआत हमने सन 82 से की। सन 82 में फिर हमने ऐसा महसूस किया, वृंदावन के आश्रमों में रहने वाले काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि जब तक वो पैसा देते हैं साधु संत आश्रमों को, जब तक तो उनकी सेवा होती है, उसके बाद में उनको निकाल दिया जाता है। जब हमने ये अनुभव किया तो हमने उन गरीब जो निवास करने वाले, जिनकी अपेक्षा वृंदावन में वास करने की, उनके लिए 1 कमरे का फ्लैट बनाने की शुरुआत की। ये हमने 96 में की। 96 में सबसे प्रथम हमने वृंदावन में स्टूडियो का जो इन्वेंशन है वो हमने इसलिए किया कि आश्रमों में जो वृद्ध आदमी है, सीनियर सिटीजन्स है, वो लोग बिना किसी परेशानी के शांति से वृंदावन वास कर सके। उसके बाद में जब हमने ये महसूस किया कि 1 कमरे के फ्लैट से
लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं होती, उन्हें और कुछ बेटर चाहिए, तो फिर हमने 1 BHK के फ्लैट बनाने शुरू किए। 1 BHK से भी जब अपेक्षा नहीं हुई तो फिर हमने कॉमन सभी तरह के फ्लैट बनाए, 1 BHK स्टूडियो और दूसरा 3 BHK, क्योंकि जो संपन्न लोग हैं जिनका परिवार बड़ा है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो 3 BHK लेंगे, जो अफोर्ड नहीं है, थोड़ा कम अफोर्ड कर सकते हैं, वो 2 BHK लेंगे, और उससे कम कर सकते हैं 1 BHK लेंगे। जो पति पत्नी केवल अकेले ही वृंदावन वास करना चाहते हैं वो स्टूडियो लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका एक तरह से संरचना की वृंदावन में सोसाइटियों की, इस तरह की। तो कई सोसाइटियाँ हमने निर्माण किया, कई कॉलोनियाँ बनाई हमने कॉलोनियों में भी हमने विशेष रूप से ये ध्यान रखा कि यहाँ का जो परिवेश है वो नहीं ना बिगड़े। विदेशी जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो ज़्यादा अपना स्थान ग्रहण ना करें, तो अधिकतर हम लोग वही ब्रज संस्कृति के पौधे लगाते हैं, जैसे कदम हुआ, मोलश्री हुई, ढाक हुआ। अब ढाक के पौधे लगभग अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन हमने उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। कैद का पौधा है, ये भी कृष्ण से संबंधित है, दावानल लीला की है, कैद फल खाने के लिए भगवान कृष्ण ने, तो कैद को भी हमने पुनर्जीवित किया है। तो इस तरह से हम हरियाली भी वृंदावन की इस तरह से डेवलप कर रहे हैं जो ब्रज संस्कृति को समेटे हुए हो। सर, ये आपका जो प्रोजेक्ट है, आप लोकेशन बता देंगे, किस लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट है अभी वृंदावन के अंदर? हमने मुख्य रूप से इस तरह से काम किया है कि व्यापार है जनहिताय, चाहे व्यापार को जनहित में करना चाहिए, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट की आशा नहीं करनी चाहिए। हमने इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले तो हमने बांके बिहार जी के नज़दीक बनाए, लेकिन बांके बिहार जी के नज़दीक आज के दिन में प्रोजेक्ट नहीं बन सकते, तो हमने थोड़ा उनको खुले स्थान में ले गए। अभी हमारा प्रोजेक्ट आश्रम विहार है। आश्रम विहार में के सामने संस्कार सिटी भी हमारा प्रोजेक्ट है खुले में, जो कि लगभग 18,000 वर्ग मीटर में है। उसके बावजूद हमारा नंदिनी गोलोक धाम है। नंदिनी गाय का नाम था, गोलोक धाम भगवान कृष्ण की लीला भूमि है। नंदिनी जो कामधेनु गाय थी उसकी पुत्री है, और वशिष्ठ की यहाँ वो निवास करती थी, तो हमने प्राचीन नाम लिया नंदिनी गोलोक धाम। तो वहाँ नंदिनी गोलोक धाम में हमने जब शुरुआत की तो पूरी अष्टांग लीला कराई भगवान कृष्ण की, और उसका नाम के रूप में उसका सारे गुण आ जाएं, तो आज वो उसी अनुसार सारे गुण आए हुए हैं उसमें। लोग बाग लगभग 200 परिवार बड़ी शांति से वहाँ रह के भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। उसका हम एक्सपेंशन भी कर रहे हैं नंदिनी गोलोक धाम का। एक दूसरा हमने अफोर्डेबल हाउसिंग हमने निर्माण कर रहे हैं, जो गरीब लोग, मध्यम श्रेणी के लोग जो होते हैं, उनको मकान उनके सही दामों में मिल जाए। तो हमने डुप्लेक्स विला बनाई हैं जिनकी कीमत 32 लाख रुपए है, जो 72 गज में है, जिनमें 3 बेडरूम है, 3 बाथरूम है, 1 ड्राइंग रूम है, किचन है, और कार पार्किंग की जगह भी उसके अंदर ही है। डुप्लेक्स विला है, लगभग 1200 वर्ग फीट एरिया में ये बनी हुई है। इसकी कीमत 30 से 32 लाख रुपया है। दूसरे हमने विला HIG बनाई है, जो कि 108 वर्ग गज में है। इसमें भी बड़े बड़े 3 बेडरूम है 12 बाई 12 के, और एक बड़ा हॉल है 18 बाई 12 का, एक बड़ी किचन है, 4 बाथरूम है, कार पार्किंग के अंदर जगह है। इसकी कीमत हमने 48 से 50 लाख रुपए रखी हुई है, 52 लाख रुपए रखी हुई है। तो ये सारे हमने इस तरह से रखा है कि अफोर्डेबल सब लोगों की उसमें क्रय क्षमता में आए। और हमारी जो क्वालिटी है विशिष्ट रूप से, मैं आपको ये मतलब भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी क्वालिटी आपको आगरा उत्तर प्रदेश में तो नहीं मिलेगी। और जिस तरह से हमने स्पेस दिया है वो भी जनरली सोसाइटी वाले नहीं देते। हम लोगों ने स्पेसियस बनाया है, उसको खुली जगह काफ़ी दी है। और हमारी यदि तुलना करना चाहो तो टाटा के प्रोजेक्ट से हो सकती है या DLF के प्रोजेक्ट से हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, वृंदावन के अंदर जैसे कोविड का भी कोई असर नहीं दिख रहा मुझे, तो जैसे जो रियल एस्टेट में सर, यहाँ पे जो रियल एस्टेट सर बहुत तेजी के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोग एक छोटा अमाउंट लगा के एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न ले रहे हैं, बहुत अच्छा उनको रिटर्न मिल रहा है। इसका कारण क्या है सर, कि मतलब कोई भी आदमी एक छोटा पैसा अमाउंट लगा रहा है, उसका अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और इतना बूम को जो वृंदावन का देखा जा रहा है काफी, मतलब आज के टाइम पे वृंदावन जिसके भी मुंह से हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं यार वृंदावन में इन्वेस्ट करना है हमें, ठीक है। और आने वाले सर फ्यूचर इसमें क्या है वृंदावन के अंदर, कि अगर हम 10 साल बाद देखते हैं वृंदावन को, तो ये किस लेवल पे रहेगा? देखिए, ऐसा है, आज सारी इंडस्ट्री वाइज बात करें, सारी इंडस्ट्री में रिसेशन है। कोविड की वजह से भी रिसेशन है, GST की वजह से रिसेशन है, लेकिन एक धार्मिक पर्यटन ऐसा है जो कि अप की तरफ जा रहा है। आज वृंदावन धार्मिक पर्यटन की दृष्टि में इसने
तिरुपति बालाजी को भी पीछे छोड़ दिया है। शिरडी और तिरुपति बालाजी वृंदावन से पीछे है। यहाँ पर ईयर पर एनम लगभग 5 करोड़ तीर्थयात्री आ रहे हैं और वो तेजी से 10% से 20% की ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से भी वृंदावन में हमेशा फ्यूचर ब्राइट है। और दूसरी बात यह है कि कोविड का प्रभाव ना होना, दूसरों का यहाँ एक दूसरे से ज़्यादा अशांत मतलब संबंध ना रखना, शांति से रहना, और दूसरा यहाँ का वातावरण जो शुद्ध वातावरण है, प्रदूषण नहीं है, ये सब इसके मूल कारक है, जिससे कोविड का ज़्यादा प्रभाव यहाँ के लोगों पे नहीं हुआ, या भगवान की कुछ कृपा मानिए, या फिर जो बाहर के लोग हैं, कस्टमर हैं, जो आगे यहाँ पर रहे, उन्होंने शांति से अपना काम किया। तो दर्शकों, वृंदावन की प्रॉपर्टी को लेकर डेवलपर्स का क्या कहना है ये तो आपने जान लिया। तो आपके मन के शंकाएं जितनी भी हैं वो दूर अवश्य हो गई होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई शंका आपके मन में है, कोई सवाल आपके मन में है, आप अपने सवाल का जवाब प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप इसको नोट कर लें। कार्यक्रम के बाद भी आप अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस इन व्हाट्सएप नंबरों पर अपने सवाल भेजने और उसके जवाब प्राप्त करने हैं, क्योंकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब देंगे सुरेंद्र उतरेजा जी, जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की। पिछले एपिसोड में आपने जाना था कि किस तरीके से 7 चक्रास में से 5 चक्रास जो होते हैं कैसे वर्क करते हैं। अब बात करते हैं बाकी के 2 चक्रास की, और उनके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा जी। तो मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि बाकी के जो 2 चक्रास हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। जी, पहले मैं आपको 5 चक्रा के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ 2 चक्रा, जो हमारे ये जो 6 चक्रा है, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। ये जो चक्र है, ये इसको मन का चक्र भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कभी कभी आप देखते, मेरा मन नहीं है, मेरा मन खाने को नहीं कर रहा, मेरा मन उससे बात करने को नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें जो कंट्रोल होती है इस चक्रा से होती हैं। यहीं से ही पूरी आपकी कोशिकाओं को एनर्जी जाती है। आप आज्ञा देते हैं, अभी मेरा ये जो हाथ हिल रहा है, ये मेरा हाथ ऐसे ही नहीं हिल रहा, वहाँ से आपको ऑर्डर दिया जा रहा है तो ये हाथ हिलता है। आप देखेंगे जो पैरालाइज्ड पेशेंट होते हैं बस ऐसे ही होते हैं, उनकी बॉडी नीचे की काम नहीं करती, क्योंकि उनका यहाँ के सब चक्रास बंद हो चुके होते हैं। तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी इससे कनेक्टेड है। अगर हम जैसा सोचेंगे ना, उसी तरह के हमारे चक्रास की भी एनर्जी होगी, और हमारी हेल्थ भी उसी के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर हमारा ये चक्रा अलाइंड होगा और पॉजिटिव सोचेगा तो आपके नीचे के चक्रा भी काम करेंगे। इसके लिए क्या करना होता है, एनलाइटनमेंट के लिए इंडिगो कलर मतलब डार्क नीला रंग, उसको यहाँ पर विजुलाइज करना होता है। जब भी आपका मन अशांत हो, किसी के प्रति नेगेटिविटी आ रही हो, या किसी तरह का आप उलझन में हैं और आपको रास्ता नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, जस्ट आराम से बैठ जाइए, अपना ध्यान इस चक्रा पे लाइए और प्रभु से प्रार्थना करिए, और उसकी ऊर्जा से इस चक्रा को जब आप एक्टिव करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या करना चाहिए। इसी चक्र को करके आपको गलत और सही की पहचान होती है। और अगर हेल्थ की बात देखें तो इससे आपकी आइज़ जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अगर आपको आइज़ की कोई भी प्रॉब्लम है तो ENT की प्रॉब्लम भी इस चक्र से ठीक होती है। इसके बाद आता है हमारा सबसे ज़्यादा मेन चक्र सहस्त्रार, जो यहाँ पर है, जिसके 1000 पेटल्स होते हैं। इसको बोलते हैं बुद्धि। जैसे ये मन का चक्र है, ये बुद्धि का चक्र है। जब हमारी मन और बुद्धि बैलेंस होती है तो हमारी कनेक्टिविटी होती है हमारी आत्मा से, और जो आत्मा तक आपकी कनेक्टिविटी हो गई तो आप पहुंच जाते हैं ब्लिस में। ब्लिस क्या है, परम आनंद, जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल शांत, खुशहाल, हेल्दी, मेंटली, इमोशनली फिट पाते हैं, क्योंकि यहाँ सारी पॉजिटिविटी है आपके पास। आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो बॉडी है ये एक आपका मोबाइल है, और ये जो है आपका चार्जर है। अगर आपका चार्जर ख़राब हो जाए तो आपके पास लाख रुपए का भी मोबाइल है तो वेस्ट है। तो यहाँ से आप ऊपर डिवाइन एनर्जी से एनर्जी लेते हैं। आपका पॉइंट कहाँ है, ऊपर डिवाइन एनर्जी, और ये क्या है, आपका चार्जर। तो आपको कम से कम दिन में 15 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए, और
मेडिटेशन करना चाहिए। और इसी जब यही एनर्जी यहाँ से ही सातों चक्रा तक पहुँचेगी और आपके सातों चक्रा बैलेंस होंगे, अलाइंड होंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया किस तरीके से जो 7 चक्रास हैं वो वर्क करते हैं। बहुत से लोगों की तो समझ आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ वह कर भी लेंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक यही नहीं समझ आया होगा कि इसको किया कैसे जाए। जी। तो जो लोग इसको करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या आपके थ्रू करवाना चाहते हैं आपके मार्गदर्शन में रहकर, किस तरीके से वह आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं? जी, एक्चुअल में इसके लिए आपको हमारे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मुझसे मिलने के लिए आप वृंदावन भी आ सकते हैं, मैं वृंदावन रहती हूँ। और इसके लिए हम छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं 3 दिन का, जिसमें आप इसको सेल्फ हीलिंग कोर्स बोलते हैं, जिससे कि आप आए हमारे साथ जुड़े और हमसे ये सीख के फिर हमारे ऊपर डिपेंड ना रहे, आप खुद ही अपने घर में कर सकते हैं। और जब आप खुद करेंगे तो आपकी फैमिली का पूरी एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव हो जाएगा। आपको मतलब अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाए, अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि इससे पूरी आपकी डेवलपमेंट होती है। जी। तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने मैम इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है और आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाती भी हैं बहुत सारी बातें, ताकि वो खुद को हेल्दी रख सकें। अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करें तो बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड खाना पसंद करते हैं, घर के खाने को पसंद नहीं करते। कोई कहता है मुझे घिया नहीं खाना, मुझे टिंडे नहीं खाने, मुझे तोरी नहीं खाना, या फिर मुझे ये नहीं खाना, मुझे पास्ता खाना है। तो किस तरीके के साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं बच्चों को, और उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपने डेली रूटीन में, खान पान में? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको ऐड ऑन करना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रह सकें? देखिए, सबसे पहले तो आप खुद ही देख रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे 6-6 साल के बच्चों को चश्मा लगा हुआ है। सबसे पहले तो क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रेगनेंसी से ही। जैसे ही बच्चे ने माँ के गर्भ में अपनी जगह बनाई, वहाँ से स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। आज की मदर देखें, मतलब है ही जनरेशन ऐसी कि आप मोबाइल से ही शुरू होते हैं। बिल्कुल, हर वक्त आपका मोबाइल है। पहले क्या होता था कि जैसे ही माँ प्रेग्नेंट हुई तो घर में ना वातावरण वैसा बना दिया जाता था। हर महीने के साथ एक धर्म का वो होता था कि पहले महीने आपको ये सुनना है, दूसरे महीने ये सुनना है। घर में गीता का पाठ होता था, रामायण बोली जाती थी। लेकिन आजकल तो सिर्फ मोबाइल ही है और व्हाट्सएप है, और आजकल 2 साल का बच्चा भी मोबाइल लेके हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है। तो ये घर से शुरू होता है। तो मदर जिस तरह से सोचेगी, बच्चा भी वैसे ही सोचेगा। आपने कभी सोचा था कि घर में आएगा कोल्ड ड्रिंक आएगा? हम लोग तो नींबू पानी से ही बड़े हुए हैं, है ना। तो उसी तरह से बच्चों को, जैसे हम उनकी अपब्रिंगिंग होती है, बच्चों को जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। वो तो कच्ची मिट्टी है। बिल्कुल, तो ढालना तो आपने है। जी बिल्कुल, आपके कहने के अनुसार माता जैसा करेंगी उनकी, उसी प्रकार से बच्चे करेंगे, और परिवार भी, पूरा परिवार। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है, और ये इतनी गहराई की बात है कि हर किसी को जरूर समझनी चाहिए। फिलहाल जो है घड़ी की सुई इशारा कर रही है तो हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप दोनों यहाँ पर आए, दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई और लगातार आप उनका मार्गदर्शन करते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे, नमस्ते। तो दर्शकों, आप सब भी ढेरों जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके साथ हैं मिस्टर सुरेंद्र उतरेजा जी, जो कि आपका लगातार मार्गदर्शन करते रहते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है, किस तरीके से खरीदनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको होगी, ये सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर मिस्टर सुरेंद्र उतरेजा जी बैठे हुए हैं। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अपने सवाल पूछिए, जवाब आपको जरूर प्राप्त हो जाएंगे। फिलहाल जो है आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपने ढेरों जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। अगले कार्यक्रम में आपको और भी जानकारियां देंगे, हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां देंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारियां देंगे, वृंदावन के बारे में आपको ढेरों जानकारियां देंगे। लेकिन फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए राधे राधे।